अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारा सेमिनार स्टार्ट होने में थोड़ा लेट हो गया। तो सबसे पहले वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। इसमें वी स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंशाअल्लाह इसका मकसद हम बताएंगे सेमिनार का, और फिर आपके क्वेश्चन आंसर जो सेशन उसके थ्रू आपकी क्वेरीज जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अदनान रशीद है। मैं रहमान सरफराज रहीम इकबाल रफ़ीक में एज अश्योरेंस पार्टनर काम कर रहा हूँ, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो BFT CFA 4 है, इस रिलेटेड सब्जेक्ट को मैं अरसा तकरीबन 2 डेकेड से पढ़ा रहा हूँ। सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर शहबाज है। कॉर्पोरेट लॉज CFA 2 का सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ और पिछले कोई 15 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और ओपन बुक होने के बाद मज़ीद चैलेंजिंग हो गया तो इसको पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। मेरी अपनी प्रैक्टिस है आमिर सलमान रिजवान के नाम से, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म का मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ, और वहाँ पर भी कॉरपोरेट और टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स को मैं लीड करता हूँ इस फर्म के फंक्शन को। मैं माइक देता हूँ नौशरवान साहब को, वो भी अपना तारुफ करवा दें। थैंक यू सो मच सर। नौशरवान ख्वाजा नाम है जी, और ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज का सब्जेक्ट पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। ऑडिट पढ़ाता इसलिए हूँ कि पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। तो इसके साथ साथ क्योंकि प्रोफेशनली मैं ऑडिट फर्म के अंदर पार्टनर हूँ, इकबाल जसन कंपनी के अंदर, वहाँ पे ऑडिट का फंक्शन भी देख रहा हूँ, साथ फाइनेंशियल और ट्रांजैक्शन एडवाइजरी जो है थोड़ी सी वो भी देखने की कोशिश कर लेते हैं साथ साथ। तो CFA 6 का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, और यही आगे जो है मेरा उसमें सब्जेक्ट होगा जी। थैंक यू। अच्छा जी, आज के जो सेमिनार का मकसद है, क्योंकि हमारी ऑडियंस जिसको हमने इस सेमिनार में या वेबिनार में इनवाइट किया वो बच्चे हैं जिन्होंने रिसेंटली कैफ कंप्लीट किया और वो आगे आर्टिकल ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं, और देन दे विल बी सून एंटरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व इनटू प्रोफेशनल्स, जिसमें आपको काम और काम के साथ साथ स्टडीज़ और फिर एग्ज़ामिनेशन CFA और MSAs उनके चैलेंजेस को भी फेस करना है और मीट करना है इंशाअल्लाह। तो हमारा इस टीम ने जो मकसद इसका सोचा वो यही था कि अक्सर बच्चों के जहन में कुछ एम्बिग्विटीज़ होती हैं, कुछ लैक ऑफ क्लैरिटीज़ रहती हैं कि आपकी स्टडी रूटीन्स कैसे होंगी, वर्क रूटीन कैसे होंगी, आपको पेपर्स कौन से लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, कितने लेने चाहिए। तो वी थॉट कि हम एक थोड़ा सा एक फॉर्मल इनफॉर्मल वे में आप लोगों की इंक्वायरीज़ को एड्रेस करें। जैसे हमने कहा कि वी आर लाइव ऑन फेसबुक एज़ वेल, तो जो बच्चे हमारे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हैं वो वहाँ पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनके भी साथ साथ जवाब दें। तो सबसे पहला एक ब्रीफ चैलेंज जो मैं थोड़ा सा आप लोगों से जिसको आप लोग फेस करना शुरू कर चुके होंगे या जो नहीं किया जल्दी आप फेस करोगे, कि अब आप एक फुल टाइम स्टूडेंट से एक पार्ट टाइम स्टूडेंट तकरीबन बनते जा रहे हो। डिस्पाइट रिमेनिंग फुल टाइम यू विल हैव पार्ट टाइम टू डील विद योर स्टडीज़, क्योंकि 9 to 5, 9 to 6 ऑफिस टाइमिंग, ओकेजनल लेट सिटिंग, सीजनल प्रेशर्स, और उसके बाद फिर क्लासेस, और उसके बाद एग्ज़ाम्स, और एग्ज़ाम भी ऐसे जो मैं अक्सर बच्चों को कैफ में पढ़ाते हुए कहता हूँ कि भाई जितनी कैफ के कुछ 4 पर्चों का सिलेबस मिला के बनता है उतना CFA का एक एक पर्चे का वेट, उतना सिलेबस का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है। सो मच हायर वॉल्यूम, मच टफर सब्जेक्ट्स विद वेरी टफ रूटीन, जिसमें आपके पास कोई लेयर या लिबर्टी नहीं है कि जब दिल करेगा पढ़ लेंगे। वहाँ पे तो यू हैव टू लुक फॉर द विंडोज़ कि कहाँ कहाँ हमें टाइम मिलेगा और हम कैसे कैसे इसको पढ़ पाएंगे, और बड़ा एक कैलकुलेटेड वे में आपको चलना पड़ता है। और जो हमारी एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा कि हमारी जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टर्स ऐड हो चुके हैं, टाइम वेस्टर्स ऐड हो चुके हैं, उनसे मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्द एक लिमिटेड पीरियड के एटलीस्ट जो है ना छुटकारा हासिल करना पड़ेगा कि भाई आपकी ज़िंदगी बिल्कुल फोकस्ड है, जिसमें प्रोफेशनल वर्क और स्टडीज़ को बहुत बेहतर तरीके से बैलेंस लेकर चल रहे हो, क्योंकि दोनों आपकी फ्यूचर कैरियर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप कहीं सिर्फ पढ़ाई कर लें, हम काम ना सीखें, तो भी शायद आप एक चार्ट अकाउंट तो बन जाओगे लेकिन एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे, क्यों जो कि एक आपके एम्प्लॉयर को चाहिए। और आप कहोगे जी मैं सिर्फ काम ही सीख लूँ और पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, तो ये भी आपका एम हासिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप क्वालिफ़िकेशन के बगैर अच्छे एम्प्लॉयर की पोस्ट के लिए
ट्रस्ट नहीं करते, बेशक आप जितने मर्जी अच्छे वर्कर हो, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, एक सर्टिफिकेशन नहीं है, तो लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाता है। तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट टास्क को कैसे आप बैलेंस करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आमिर साहब इस पर कुछ अपने एक्सपीरियंस से ऐड करें। जी बिल्कुल सर, जैसे अदनान साहब ने बिल्कुल इसको राइटली पॉइंट आउट किया। तो सीफेप और आर्टिकल्स ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे प्रोफेशन को किसी भी दूसरे प्रोफेशन से डिस्टिंक्ट करती है कि आपने 3.5 साल आर्टिकल्स में जो करने हैं वो एक आपके ऊपर फोर्स्ड इंटर्नशिप है। फोर्स्ड, किसी भी और प्रोफेशन में इतनी लंबी फोर्स्ड इंटर्नशिप नहीं है, और यही चीज़ हमारे प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन से मुमताज़ भी कर देती है। क्योंकि वैसे अपनी खुशी से तो 6 महीने मैक्सिमम आप करेंगे इंटर्नशिप, उसके बाद नहीं करेंगे। तो आप प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए रेडी हों, उसके लिए आपको एक रिगरस ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, और उसी रिगरस ट्रेनिंग में फिर आपको कहा जाता है कि आप पेपर भी दें और पेपर भी पास करें। तो जाहिर है एक चैलेंजिंग टास्क है। फिर डिफरेंट रूटीन्स हैं, डिफरेंट फर्म्स की डिफरेंट पॉलिसीज़ भी होती हैं। कहीं पर सैटरडेज़ ऑफ हैं, कहीं पर नहीं हैं। जहाँ पर ऑफ हैं भी, वहाँ पर भी जब सीज़न का प्रेशर आता है, डेडलाइंस का प्रेशर आता है, तो वो फिर संडेज़ भी ऑन हो जाते हैं समटाइम्स। और ये एक प्रोफेशनल की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये सारी रूटीन्स साथ साथ देखते हुए ही अपनी लाइफ को मैनेज करना पड़ेगा। इसमें लेकिन एक बेनिफिट भी है कैफ में और सीफैप में। एक फ़र्क जो अभी हमने नेगेटिव पॉइंट आउट किया कि आपके पास पढ़ाई के लिए वक्त कम होगा, इसमें एक बेनिफिट भी है, वो ये कि एक तो यू आर गेटिंग मेच्योर, यू आर गेटिंग मोर मेच्योर विद लाइफ। वक्त के साथ साथ आप बड़े हो रहे हैं, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेहतर एहसास हो रहा है। और दूसरा फ़र्क ये है कि कैफ में हर गुजरती अटैम्प्ट के साथ आप लेट हो रहे थे, कि अगर खुदा न खास्ता आपके पेपर पास नहीं हुए तो आप 6 महीने लेट हैं, फिर नहीं हुए तो फिर 6 महीने लेट हैं, और वो 6 महीने लेट आप इंटायर लाइफ में हैं, सिर्फ पेपर में लेट नहीं है। मगर सीफैप में ऐसा नहीं होगा। सीफैप में 3.5 साल में आप, क्योंकि पहली अटैम्प्ट आपकी 1 साल के बाद आ जाएगी, तो आपके पास एक एम्पल नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स होगी कि उसमें आप अपने पेपर्स को बेटर प्लान कर लें, और नंबर ऑफ़ पेपर्स का बर्डन भी उतना ज़्यादा ना लें, इतना ज़्यादा रिलैक्स भी ना करें, और आप एक साइज़ मुनासिब रखते हुए अपने पेपर्स को पास करने की कोशिश कर लें, रादर दैन कि आप वो उसमें जाएं कि मैंने 5-5 पेपर 6-6 पेपर पता नहीं मैं इकट्ठे ही करूं और जल्दी जल्दी कर लूं। नाउ यू आर नॉट गेटिंग लेट, आर्टिकल्स आपके चल रहे हैं, आपकी एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो रही है, क्लाइंट्स पे आप काम कर रहे हैं, काम आप सीख रहे हैं। तो अगर विद इन आर्टिकल्स आप क्वालिफाई भी कर लें तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके पास एम्पल टाइम मौजूद है। ये नहीं सोचना आपने कि टाइम ही नहीं है, टाइम है, सिर्फ अपने आप को आपने अब डिसिप्लिन करना है। ठीक है, डिसिप्लिन करने का मतलब ये है कि कोई एक रूटीन बनानी है पढ़ाई की, जो कि आपके पास एक, जिसको आप रेगुलरली कर सकें। दुनिया में कोई भी काम आपने करना हो, उसमें एक जो है ना रूटीन के साथ ही आप कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर आप कहते नहीं मैंने वज़न कम करना है, जिम जाया करना है, 8-10 दिन जिम जाके कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, ना महीना जाके हुए। वो तो कंसिस्टेंटली एक रूटीन के साथ जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर होते हैं, स्मार्ट भी हो जाते हैं, मस्कुलर भी हो जाते हैं, आपने देखे हुए। स्टडी का भी यही पैटर्न है, कोई एक टाइम आप फाइंड आउट करेंगे अपनी लाइफ में से और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, तो फिर आपका सीफैप की जो मंजिल है वो आसान हो जाएगी। पेपर मुश्किल हैं, लंबे हैं, कोर्स बहुत तवील हैं, लेकिन आपसे पहले भी लोगों ने किए हैं और आप भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऐसी आप में कोई कमी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, सिर्फ आपको फोकस चाहिए होगा। एक जो कैच सम टाइम आता है स्टूडेंट्स की तरफ से वो ये आता है कि जी क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, फर्म के काम कर रहे हैं और काम में ज़ाहिर है काम में ध्यान देना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ वो अपनी स्टडीज़ को फोरगो कर देते हैं। कोई नहीं मैं फिर पढ़ लूँगा, या मैं बाद में पढ़ लूँगा, ये असाइनमेंट कर लूँ, या ये जॉब मुकम्मल कर लूँ, या ये कि जॉब असाइनमेंट करने के बाद का जो टाइम है उसको दोस्तों के साथ स्पेंड कर लूँ, या उसमें कोई अपनी प्लेजर एक्टिविटी कर लूँ। उससे फिर ये होता है कि आप ना एक उसमें लेज़ी हो जाते हैं और फिर आपके पेपर पास नहीं होते, और खुदा न खास्ता 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा नहीं होते, तो फिर आप बिल्कुल दिल छोड़ देते हैं कि पता नहीं मुझसे होने ही नहीं है। तो फिर आप एक कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन में चले जाते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं आर्टिकल कंप्लीटेड के तौर पर ही अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा, जो कि एक इंतहाई
नॉट रिकमेंडेड अप्रोच है। आपको क्वालिफाई करने की भरपूर कोशिश करनी है, और ये आपके पास आर्टिकल्स इज़ द बेस्ट टाइम कि जिसके अंदर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आर्टिकल्स इज़ द बेस्ट टाइम। आर्टिकल्स में आपके पास टाइम भी है, आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके मैनेजर हैं, उनको भी एहसास है कि अल्टीमेटली आपने क्वालिफाई भी करना है, लिहाजा यू नीड टाइम, तो आपने क्लास भी लेनी है, तो इस वक्त आपका ख्याल किया जा रहा है। लेकिन अगर आप आर्टिकल छोड़ के जॉब में चले जाएंगे, तो जॉब में एम्प्लॉयर इज़ नॉट कंसर्न्ड कि आप पास होते हैं कि नहीं होते हैं। उसने आपको आपकी करंट क्वालिफ़िकेशन और करंट कैपेबिलिटी की बुनियाद पर जॉब दी है, ठीक है, और उसने उसी पैकेज में, उसी में आपको देखना है। उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्मली कि आप क्वालिफ़ाई करते हैं कि नहीं करते, बल्कि हो सकता है आप क्वालिफ़ाई करें तो उसकी जॉब के लिए मिसफिट हो जाएं, लिहाजा वहाँ पर जाके पास करना मुश्किल होगा। तो जितने लोगों ने भी पास किया आसानी से, उनमें 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आर्टिकल्स में पास किया, और आर्टिकल्स इज़ द बेस्ट टाइम। तो इसी में फिर इस अप्रोच को, ज़ाहिर है अब CFAP में सब्जेक्ट्स भी हैं, MSA भी हैं, वो भी आपने करने हैं। तो मैं अदनान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर हमें स्टूडेंट्स को इस बात पे गाइड कर दें कि अगर किसी की पहली अटैम्प्ट है, जैसे अभी दिसंबर में आ रही है, दिसंबर 23 में पहली अटैम्प्ट आएगी जिन बच्चों की जो अभी आर्टिकल ज्वाइन किए हैं। जैसे एक बड़ी फार्म ने अभी 29 नवंबर को लोगों को रजिस्टर किया, तो जाहिर है जिनकी 29 नवंबर को रजिस्ट्रेशन हो गई वो दिसंबर वाली अटैम्प्ट देंगे। तो उनको कितने पेपर लेने चाहिए इस अटैम्प्ट में कि वो तैयारी करें और दिसंबर में वो पास करें, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जो पहले अटैम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। तो ओवर टू सर अदनान। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ मैं अपना अगर रिकॉल करूं तो आजकल मैं देखता हूं बच्चों की अप्रोच बड़ी कैजुअल होती है कि अच्छा यार 4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, हो गए तो बाद में 2 ड्रॉप कर देंगे, देखते हैं यार क्या होता है। मतलब दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन देयर अप्रोच। जैसे आमिर साहब ने अपनी वर्ड बार बार यूज़ किया कि ओवरऑल CA स्टडीज़ में यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, टारगेटेड एफर्ट्स नहीं कर रहे, तो आपके लिए CA ज़रा मुश्किल हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने स्टक अप इसमें होते देखा हुआ है। वन शुड बी रियलिस्टिक इन सेटिंग हिज और हर टारगेट्स कि मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए और क्या मेरे लिए डूएबल है, क्या डूएबल नहीं है। और जब आपने रियलिस्टिक एक टारगेट सेट किए हैं तो फिर उनके मुताबिक आपकी तमाम एफर्ट्स टारगेटेड होनी चाहिए कि मैंने ये जो टारगेट सेट कर लिया इसको मैंने अचीव करना है। देन यू शुड गो ऑल आउट। जैसे अब हम बात करें, अब रिसेंटली जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनमें बहुत सारे बच्चे हमें रजिस्टर होंगे नवंबर या 1 दिसंबर को भी जो बच्चा रजिस्टर हो रहा है उसकी टाइम भी हमें दिसंबर 23 बन रही है। तो अब उन बच्चों को क्या करना चाहिए? प्राइमरी हमारा इस इनिशियल हाफ में देखें तो हम उन्हीं को फोकस अगर करते हुए चलें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है कि आपके पास जो अभी टाइम रह गया है, इट इज़ हार्डली इनफ, लेट मी बी वेरी क्लियर, इट इज़ हार्डली इनफ टू प्रिपेयर फॉर से मैं कहूँ 4 पेपर्स या 3 पेपर्स के लिए हार्डली इनफ। 4 पेपर को तो मैं कहूँगा शायद नामुमकिन के करीब है। ओनली एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शनल बच्चे हैं जो मतलब कह रहे हैं कि क्रीम ऑफ द क्रीम है, वो दे मे टारगेट और दे मे प्रिपेयर फॉर 3 पेपर के लिए भी इट्स इनफ, जस्ट इनफ मैं कह लेते हैं इसको। वो क्यों इनफ कह रहा हूँ मैं, अपनी अगर अर्लियर पीरियड रिकॉल करूँ तो हम जब पढ़ते थे ना तब सिलेबस बड़ा लिमिटेड होता था, और मैंने अपने जब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपेयर करना था और मैंने टारगेटेड क्लियर करना था पेपर, तो मैंने उस वक़्त 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए 9 मंथ्स की स्टडीज़ प्लान की थी, जबकि सिलेबस उन 3 सब्जेक्ट्स का आजकल के सिलेबस के वॉल्यूम के हिसाब से शायद मे बी 2/3 होगा या हो सकता है 50% ही हो, क्योंकि हमारे ज़माने में आई एम टॉकिंग अबाउट 98, तो उस वक्त सिलेबस बहुत रिड्यूस्ड होते थे। स्टैंडर्ड्स इतने IFRS का नाम भी ईजाद नहीं हुआ था। स्टैंडर्ड्स होते थे बट लिमिटेड थे, ICS होते थे, लेकिन ये सीरीज़ जो 700, 500, 200 है, ये मेरे लिए सारी एक नई दुनिया है। उस ज़माने में कुछ भी नहीं होता था। 30-32 ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड होते थे इतनी सी किताब में, और 34 अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड होते थे इतनी सी किताब में। तो इतनी सी किताब के साथ मुझे रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग और लॉ मैंने 3 सब्जेक्ट प्लान किए थे, तो आई टुक 9 to 11 months। ओनली देन आई कुड बी सम वे कॉन्फिडेंट कि यार शायद मैं पास कर जाऊँ। तो अब आपके सिलेबस मल्टीप्लाई हो चुके हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हार्डली 11 to 12 months टू एग्ज़ाम। तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी रूटीन्स को देखते हुए रियलिस्टिकली चीज़ों को प्लान करना है। तो ये तो सिलेबस की बात होगी, टाइम अवेलेबल की बात होगी। फिर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन ऑडिट डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रही होती है,
ऑडिट डिपार्टमेंट में सीज़न आता है हमारा अगस्त सितंबर अक्टूबर। ये वो 3 महीने होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स के पास जनरली स्टडी के लिए शायद नेग्लिजिबल टाइम होता है। अभी आमिर साहब ने आपसे जिक्र कि संडेज़ भी ऑन हो जाते हैं, तो सैटरडे संडे सारे भूल जाते हैं, वहाँ पे दिन और रात का फ़र्क ख़त्म हो जाता है इन दिनों में अक्सर औकात में। मतलब मैं नहीं कहूँगा हर रोज़ हर संडे आपका वर्किंग डे में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द संडेज़ मोस्ट ऑफ द सैटरडेज़ आपके वर्किंग डे में कन्वर्ट होते हैं इन 3 दिनों में, और 9 to 5 9 to 6 रूटीन ख़त्म हो जाती है। शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपका एवरेज वर्किंग आवर इन दिनों में 12 से 14 घंटे होंगे इन 3 महीनों में। तो जब 12 से 14 वर्किंग आवर्स आपके हो जाएंगे तो शायद फिर पढ़ने का टाइम ना होने के बराबर है। तो आपको जो भी अपनी प्लानिंग करनी है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप बस जो अवेलेबल टाइम है उसमें से ये 3 महीने ना होने के बराबर होंगे। आपको तीन महीनों को भी एडजस्ट करके अपने प्लानिंग में लेके चलना है। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं, फिर अवेलेबल टाइम हमें देखना है, हमें सिलेबस देखना है, उसके हिसाब से हमें सब्जेक्ट की सिलेक्शन पे जाना चाहिए कि हमें कितने सब्जेक्ट करने चाहिए, क्या एक वर्केबल मॉडल होना चाहिए। तो मैं चूँकि नौशरमा ज़रा रिलेटिवली यंगर जनरेशन से हैं, इनसे भी थोड़ा कहूँगा कि आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में बताएं कि किस तरह इनकी नज़र में कैसे स्टडी प्लान होने चाहिए, क्योंकि रिलेटिवली रिसेंट सिलेबस से ये इन टच भी हैं, रिपोर्टिंग ऑडिटिंग के, और पढ़ा भी रहे हैं। थैंक यू सर। अच्छा, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो फर्स्ट है, देखें अगर जब हम 3.5 ईयर्स के आर्टिकल्स होते थे उसमें 1.5 ईयर के बाद जब अटैम्प्ट बनती थी तो 5 अटैम्प्ट्स गोल्डन अटैम्प्ट्स होती थी जो आपके आर्टिकल्स के दौरान मिलती थी। अफेक्टिवली तो वो एक अटैम्प्ट का जो टाइम पीरियड है वो वहाँ से निकल चुका है। अब बेसिकली हुआ ये कि आपकी अटैम्प्ट 6 हो गई हैं, आपको एक अटैम्प्ट एडिशनल आर्टिकल्स के दौरान मिल जाएगी। तो जो नंबर ऑफ़ लीव्स हैं वो 130 हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। यानी अगर 130 को पहले अगर 5 पे डिवाइड करते थे, आप 130 को आप 6 पे डिवाइड करेंगे, तो एक तो टाइम कम है, दूसरा फिर जो एग्ज़ाम लीव्स के अंदर आपको एग्ज़ाम लीव्स मिलनी होती हैं वो भी कम मिलनी है, क्योंकि अगर आपने 6 पे डिवाइड करना है तो कुछ फर्म्स की पॉलिसीज़ होती हैं वो नंबर ऑफ़ पेपर के हिसाब से आपको लीव्स दे देते हैं, एंड के ऊपर 3 to 4 अटैम्प्ट्स के बाद आपके पास कोई लीव बची नहीं होती। फिर बच्चे आते हैं कि आप हम क्या करें, तो फिर उसमें मैक्सिमम जो लीव्स मिलती हैं वो सिर्फ पेपर के दिनों की होती हैं। दूसरी अप्रोच क्या होती है कि 130 को नंबर ऑफ 5 या 6 जो भी आपकी अटैम्प्ट्स बनती हैं उस पर डिवाइड कर दिया जाए और हर अटैम्प्ट के अंदर इक्वल आपको लीव्स मिल जाए। आप अगर दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे भी जाते हैं तो यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ लीव्स। अब उसमें पेपर पास करना है, तो पेपर सबसे पहले तो लीव्स मिलेंगी, आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो उसमें सर ने बड़े अच्छी तरीके से बात कर दी, अदनान साहब ने भी और आमर साहब ने भी, कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई जो रिसेंट सिलेबस की चेंजेस आ रही हैं या जो पेपर के पैटर्न्स आ रहे हैं उसमें हमने किस तरीके से लेकर चीज़ों को चलना है। प्रैक्टिकलिटीज़ को बहुत ज़्यादा कॉमन और लिंक किया जा रहा है पेपर्स के अंदर। जिस तरह से रिपोर्टिंग का पेपर है वो पहले क्वेश्चन आते थे 4 to 5 और हर क्वेश्चन 20 नंबर का तकरीबन होता था और लेंथी क्वेश्चंस आपके होते थे, उसमें आपने डिस्क्लोजर बनाने होते थे, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी होती थी और एक पूरा फॉर्मेट के तहत आपने क्वेश्चन बनाना होता था। अब क्या हो रहा है, अब वो क्वेश्चन स्क्वीज होके छोटे छोटे पार्ट्स में आ रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 है तो 3 पार्ट्स हैं, 7 मार्क्स के, 5 मार्क्स के पार्ट्स हैं। अब जो टेस्टिंग का क्राइटेरिया है, यानी कि सिलेबस की टेस्टिंग का क्राइटेरिया, वो बहुत वास्ट हो चुका है, वो बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड कर चुका है। यानी कि वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया को भी पकड़ेगा जिसको आपने शायद सिलेक्टिव स्टडी कह के छोड़ दिया होगा, अब वहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बना देगा। अगर आपके पास उस एरिया के बारे में नॉलेज है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मीन्स पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी, आपको अपने सिलेबस की ग्रेड्स को अच्छे तरीके से प्लान करना होगा, कौन से हाई रिस्क एरियाज़ हैं, कौन से मीडियम रिस्क एरियाज़ हैं, कौन से लो रिस्क एरियाज़ हैं। अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम प्लान करना पड़ेगा कि भाई मैंने हाई रिस्क एरियाज़ को इस तरह से प्लान करना है, मीडियम रिस्क को इस तरह से प्लान करना है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम किस तरह से ये चीज़ें कर रहे होंगे, हाई रिस्क मीडियम रिस्क। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिलेबस, उसकी जो पास्ट पैटर्न्स हैं या जो उसकी प्रैक्टिकलिटीज़ के साथ लिंक है। यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा ऑडिट के बारे में अगर बताऊं तो देखें, ऑडिट में आपने जो कैफ लेवल के ऊपर स्टडीज़ की हैं उसमें रिपोर्ट का जो पोर्शन है वो बहुत थोड़ा सा है। प्लानिंग, कंट्रोल्स, प्रोसीजर्स, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन है। तो जो शुरू वाले आइजाज़ हैं जिसमें 200 सीरीज़ है आपकी, 500 सीरीज़ है, उसमें से मैक्सिमम पोर्शन आपका जो सिलेबस का है वो कवर होता है कैफ लेवल के ऊपर। अब जब आप फाइनल पे आते हैं तो शायद ये जो एरियाज में आपको बात कर रहा हूँ उनमें से टेस्टिंग का जो लेवल होता है वो बहुत नीचे चला जाता है। जाहिर बात है पेपर में ये तो नहीं पूछेगा कि भाई इंगेजमेंट लेटर को कब रिवाइज करेंगे,
फाइनल के पेपर में ये एक्सपेक्टेड तो नहीं है। फाइनल के पेपर में क्या एक्सपेक्टेड है, आपको एक मल्टी सिनेरियो क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें रिपोर्टिंग का भी नॉलेज होगा, टैक्सेशन का भी होगा, बिजनेस मैनेजमेंट का भी होगा, और आपसे कहा जाएगा कि आप इस सिचुएशन में किस तरह से डील करेंगे। अब अगर मैं अपनी अप्रोच को उसी तरीके से रखूं कि कैफ के ऊपर जो मेरा एक स्पेसिफिक नॉलेज बेस थी, अगर मैं उसी को अपनी बेस बना लूं फाइनल पे भी, तो टेस्टिंग क्राइटेरिया भी डिफरेंट है, प्लानिंग भी डिफरेंट है, एग्जीक्यूशन भी डिफरेंट है, और अल्टीमेटली जिस बच्चे ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से टैकल करना है उसने ही पास करना है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि सब्जेक्ट की सिलेक्शन को किस तरह से इसके साथ मैचअप किया जाए। सर ने इस तरह से बताया था कि 4 पेपर्स को प्लान करना हाईली डिफिकल्ट है, कीपिंग इन व्यू द रिमेनिंग टाइम एंड द एग्जाम लीव्स दैट विल बी अवेलेबल। तो उस केस में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई स्टूडेंट है, कोई जिसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी से मुराद मैं क्या ले रहा हूँ, यानी कि जिस बच्चे ने 5 पेपर्स दिए और 5 के 5 पास किए कैफ के ऊपर, या उसने जितने मैक्सिमम पेपर दिए मिनिमम 4 to 5 पेपर दिए और सारे के सारे पास हुए, उसको भी ये चांस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वो लेना चाहता है इस चीज़ के अंदर तो फिर 4 पेपर चलो बनते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन ज़हन में आता है कि वो 4 पेपर कौन से होने चाहिए। बात फिर वही है कि ये रिकमेंडेड नहीं है, ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, इसको आपने जज्बाती होकर फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर लेना, बल्कि कोई भी फैसला लेने से पहले आपने सोचना है। लेकिन उसमें होता ये कि आप जब प्लानिंग करेंगे, चाहे आप 1 पेपर लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, आपके माइंड में सिर्फ एक पॉइंट होना चाहिए कि आपने अपने MSS को अनलॉक करना है। क्योंकि अगर आपकी रिपोर्टिंग का पेपर और ऑडिट का पेपर पास होगा तो MSA 1 आपका अनलॉक होगा। इसी तरह से अगर आपका BFD का पेपर और SPM का पेपर पास होगा तो आपका MSA 2 अनलॉक होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते थे कि फॉर एग्जाम्पल पहले अटैम्प्ट है उसके अंदर लॉ और वो ले लिया, लॉ टैक्सेशन ले लिया जी, क्योंकि मैं तो टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, एडवाइजरी में मैं कॉर्पोरेट को देखता हूँ, तो मैं सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट ले लेता हूँ, मैं इसको चला लूँगा, तो वो भी सूटेबल नहीं है। तो अल्टीमेटली इसमें जो कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन मैं बता देता हूँ, कुछ कॉम्बिनेशन बाकी सर्विस में गाइड कर देंगे। सबसे जो अगर किसी ने 2 पेपर्स देने हैं, सिर्फ 2 पेपर्स देने हैं, उसके लिए ऑडिट और रिपोर्टिंग, ये 2 पेपर मेरे नज़र में जो है वो सूटेबल है। यानी मैं समझता हूँ, ज़ाहिर बात सर भी इसके ऊपर अपने ओपिनियंस भी देंगे, अपने भी इसके बारे में अपने वैल्यू एडिशन ऐड करेंगे, लेकिन अगर किसी ने 2 पेपर देने हैं तो ऑडिट और रिपोर्टिंग का पेपर सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप देंगे, फ्रेश नॉलेज होगा, आपके पास MSA 1 अनलॉक हो जाएगा। उससे नेक्स्ट अटैम्प्ट के अंदर आप MSA 1 को प्लान करें, साथ अगला सब्जेक्ट प्लान करें। अगर किसी ने 3 देने हैं तो फिर वही बात है कि फर्स्ट इसमें फिर आगे आपकी मतलब प्रायोरिटीज बन जाएंगी। लाइक पहले 2 तो वही होंगे ऑडिट रिपोर्टिंग, तीसरा आप SPM को ऐड कर लें। अगर आप MSAs की तरफ, अगर आप फास्ट ट्रैक में जाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि यार मैंने बगैर किसी डिले के पेपर पास करने हैं, कोई दरमियान में हर्डल्स ना क्रिएट हो, तो आप SPM रख लें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, SPM को आपको नहीं प्लान आउट करना चाहिए, आप टैक्सेशन का सब्जेक्ट प्लान कर सकते हैं साथ, आप कॉर्पोरेट लॉज, अगर अमर साहब रिकमेंड करें इसके बारे में कोई ज़्यादा बेहतर अमर साहब बता सकते हैं, क्योंकि सिलेबस की डेप्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, तो टैक्सेशन का सब्जेक्ट आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप एडवाइजरी डिपार्टमेंट में उस रेलिवेंट फंक्शन में ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पेपर्स की प्लानिंग को इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन अगेन, क्योंकि मैं चाहूँगा इसके बारे में सर बेहतर गाइड करें, लेकिन जो भी आपने काम करना है अपने माइंड में आपने नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स रखने हैं, आपने अपने आर्टिकल्स का ड्यूरेशन रखना है कि मैंने उसके अंदर अपने मैक्सिमम पेपर्स को पास करना है। ओवर टू यू सर, आप इसमें बेहतर गाइड करें। मैं ज़रा इसको कोड पे ले जाता हूँ ताकि ज़रा अंडरस्टैंडिंग इसकी आसान हो जाए। हमारे CFAP के पेपर्स हैं और फिर MSAs के पेपर हैं। CFAP में आपका CFAP 1 और CFAP 6, जैसे ख्वाहिद साहब ने कहा, ये WFR नाम दे लें और इसको ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज WRS, मुझे थोड़े से पुराने नुमानिक याद होंगे इसके। ये 2 पेपर मिलते हैं तो आपका MSA 1 अनलॉक होता है। अगर इन दोनों में से एक पेपर भी आपका पास नहीं है तो आप MSA 1 नहीं दे सकते। तो बेहतर अप्रोच जो ख्वाजा साहब ने भी कहा, वजह ये है कि आप ये दोनों पेपर रखें ताकि आपका एक MSA 1 अनलॉक हो जाए। अब रिकमेंडेड ये है कि आपके पास फर्स्ट अटैम्प्ट है, ये पहली दफ़ा आप क्लासेस ले रहे होंगे, और आपकी क्लासेस जो होंगी वो जनवरी से जून वाले पीरियड में होंगी। ये जो जनवरी से जून वाला पीरियड है ना, ये किसी हद तक आर्टिकल स्टूडेंट्स के लिए ब्लेसिंग होता है कि इसमें उसके पास
कुछ टाइम अवेलेबल होता है, वो टाइम पे ऑफिस चला जाता है, नॉर्मली टाइम पे उसको छुट्टी हो जाती है, वो घर जाके उसके पास एम्पल टाइम होता है, ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा हाईली बिजी नहीं वो होता, उसके पास काम होता है लेकिन हाईली बिजी नहीं होता। तो इस पीरियड में आप क्लासेस ले सकते हैं एक और सब्जेक्ट की भी, जो कि आप दिसंबर में साथ अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो आपको एक सब्जेक्ट और रखना है। अब वो ख्वाजा साहब ने जैसे कहा वो आपने अपनी ऑप्शन पे रखना है। इसमें एक जो पेपर है आपका उसका नंबर क्या है, BFD CFEP 4 और CFEP 5 SPM। आपके ये दो पेपर बेटे पास होंगे, CFEP 3 सॉरी CFEP 3, तो ये आपका MSA 2 अनलॉक होता है। दो सब्जेक्ट रह जाते हैं, CFEP 2 कॉर्पोरेट लॉज और CFEP 5 टैक्सेशन, एडवांस टैक्सेशन प्लानिंग। ये दो पेपर MSAs के लिए न्यूट्रल हैं, MSAs के लिए न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल वो वाले नहीं जो खान साहब कहते हैं, ये ऐसे न्यूट्रल हैं कि इनका MSAs के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, आप इनको जब चाहें टेकअप कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपने कैसे करना है। नॉर्मली जो आइडियल सिचुएशन में ऑडिट में बच्चे जो होते हैं वो ये देखते हैं कि अच्छा पहले CFEP 1, 6 और साथ में आपने SPM का पेपर ले लिया ताकि आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया। आपने ये दो पेपर पास किए, आपका MSA 1 अनलॉक हुआ, SPM साथ आपका पास हो गया। नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपने एक MSA 1 का पेपर उठा लिया क्योंकि वो आपका अनलॉक हो गया है, प्लस आपने BFD का पेपर ले लिया और प्लस आपने इन दो जो न्यूट्रल थे इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लिया। वो कोई भी आप जो आपका दिल चाहे वो आप ले सकते हैं। फर्ज कर लेते हैं आपने उसमें एडवांस टैक्सेशन एंड प्लानिंग वो ले लिया, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट में हम दुआ करते हैं कि आपके सारे ये पेपर पास हो गए। तो SPM आपका पहले पास हो चुका था, BFD आपने यहाँ पास कर लिया, MSA 1 क्योंकि ताज़ा आप 1 और 6 पास करके आए थे और इसी का मेजर कंटेंट MSA 1 में आना है, रिपोर्टिंग और ऑडिट का, तो इसलिए ये भी आपने कर लिया साथ में। तो अब आपका MSA 2 अनलॉक हो गया, तीसरी अटैम्प्ट में आपके पास MSA 2 आ गया और प्लस आपके पास एक बचा हुआ इनमें से वसी लॉस है। और खुदा न खास्ता इनमें से कोई फ़र्ज कर लेते हैं ये नहीं हो सका था या जो भी था तो वो आपके साथ वापस यहाँ पर आ जाएगा। आइडियल प्लानिंग तो होनी चाहिए ऐसे कि आपके पास दो पेपर जिनकी वजह से MSA 1 अनलॉक होता है और एक पेपर इनमें से जो कि SPM हो सकता है। BFD साथ में रिकमेंड इसलिए नहीं करते कि BFD खुद से एक WFR और ऑडिट के साथ एक बड़ा पेपर हो जाएगा जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट टू मैनेज होगा। हम ये नहीं कहते कि हो नहीं सकता, करने को किया जा सकता है, बट SPM ये है कि ज़रा थोड़ा सा मुतदल मिजाज का पेपर है कि ये साथ हो सकता है। इन दोनों के थ्योरेटिकल आस्पेक्ट ज़्यादा हैं, थ्योरीज़ हैं, थ्योरीज़ थोड़ी पढ़ने, और ये कि ये दोनों आपस में हाईली लिंक्ड हैं। मुझे नौशरवान साहब ने बताया था कि अब ऑडिट का जो पेपर है 60% वो भी WFR का पेपर ही है, कि रिपोर्टिंग का पेपर ही ऑडिट में टेस्ट हो रहा है। इसलिए ये दोनों तो कॉम्बिनेशन है, इनके बगैर तो एडवाइस किया नहीं जा सकता कि इनको अलग-अलग पढ़ें, इनको तो इकट्ठा ही पढ़ना है। इसके साथ SPM ले लें ताकि आपका एक MSA अनलॉक हो और साथ में SPM पास है। अगली अटैम्प्ट में आपके ये 3 पेपर बन जाए या लॉ बन जाए, यहाँ पर जो भी हो सकता है। अब इसमें जो है ना स्टूडेंट्स अपनी अपनी प्रेफरेंसेस और अपनी अपनी चॉइसेस के मुताबिक भी काम कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी मुझे बहुत जल्दी नहीं है, मेरे पास 6 अटैम्प्ट्स हैं, मैं आई विल गो ईजी, मैं पहले ये 2 पेपर लेता हूँ जैसे आपने रिकमेंड किया। तीसरा, मैं फर्म में टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ तो मैंने टैक्स सीखना है और मैंने टैक्स को अच्छे तरीके से लेकर भी चलना है अपनी ज़िंदगी में, प्रैक्टिस भी मैं करूँ टैक्स की। तो वो कहते हैं मैं साथ टैक्स ले लेता हूँ ताकि मुझे पता तो हो ना कि जो मैं काम करता हूँ वो लिखा हुआ कहाँ पर है। ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। कोई एक और है जिसने अपनी फर्म ज्वाइन किया और वो समझता है कि यार हमारी फर्म में ना इन 4-5 महीनों में ना काफ़ी सुकून होगा, बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। सीनियर्स ये बताते हैं कि जून के बाद तो सब कुछ शुरू हो जाता है ना, जून के बाद तो ऑडिट भी शुरू हो जाते हैं, टैक्स रिटर्न भी शुरू हो जाती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न भी शुरू हो जानी है और हर चीज़ जून के बाद हो जानी है। इसलिए जून के बाद तो समझें कि आपकी लाइफ में टाइम नहीं है। वो कहते हैं अभी इन 6 महीनों में टाइम है, क्लासेस 4 पेपरों के लिए लेता हूँ और जो अटैम्प्ट करने हैं वो मैं देख लूँगा उस वक्त कि मैंने कौन से 3 करने हैं।
दिसंबर में मैं अटैम्प्ट 3 ही करूँगा लेकिन क्लासेस 4 की ले लेता हूँ एहतियातन। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लॉज, कॉर्पोरेट लॉज एक ऐसा पेपर है कि ओपन बुक हो जाने की वजह से काफ़ी चैलेंजिंग हो गया। तो अब ये कि लोग ये कहते हैं कि 6 महीने पढ़ के तो पास नहीं हो सकता, कि जुलाई में क्लासेस शुरू करो और दिसंबर में पेपर दे दो, तो ऐसे नहीं हो सकता। लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। आपको सीनियर्स कहेंगे कि ऐसे नहीं हो सकता, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अच्छा चलें क्लासेस में 4 की ले लेता हूँ अभी, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी ये 2 तैयार करना है और तीसरा मैंने साथ में SPM तैयार करना है या टैक्स तैयार करना है, ये जो भी मैंने करना है। लेकिन चौथा सब्जेक्ट मैंने साथ ले लिया क्योंकि जुलाई से नवंबर हो सकता है मुझे क्लासें लेने का वक्त ना मिले, या मैं क्लासें इनरोल भी करवाऊँ तो हो सकता है मैं ना ले पाऊँ, क्योंकि आप 6 महीने सीनियर हो चुके होंगे फॉर्म में। 6 महीने सीनियर हो जाने से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ चुकी होगी। लिहाजा ये दिस इज़ गुड टाइम जनवरी से लेके जून वाला कि इसमें आप क्लासेस ज़्यादा ले सकते हैं, आपके पास टाइम होगा। अब वो क्लासेस कौन सी आपने ऑनलाइन लेनी है, कौन सी ऑन कैंपस लेनी है, वो आपकी चॉइसेस हैं। हमारे पास सारे मीडियम, सारे मोड्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आप ले सकते हैं। तो आइडियली ये होना चाहिए। कॉर्पोरेट लॉज का पेपर तवील है, लेंथी है और डीप हो गया काफ़ी ज़्यादा कि अब इसकी प्रैक्टिकलिटीज़ को समझना पड़ता है। तो आइडियली इट रिक्वायर्स मोर टाइम दैन 4 मंथ्स। 4 महीने में क्लासेस तो मैं इसकी ख़त्म करवा दूंगा, कोर्स के अंदर से गुजार भी दूंगा, आपको उसकी बारीकियाँ बता भी दूंगा, लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा प्रैक्टिस करो साथ साथ। रोज़ाना घंटा 2 घंटे इसकी प्रैक्टिस करो। मैं प्रैक्टिस मटेरियल देता हूँ और ये प्रैक्टिस मटेरियल तुम्हारा मेजरली स्टडी रिलेटेड होगा, तुमने प्रैक्टिस करनी है, स्टडी करना है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स को मैं कहूँगा, मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ने को कहूँगा। तो फिर आपने ये जब पढ़ना है तो फिर आपको टाइम लगेगा। तो ये कर सकते हैं आप कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट ज़्यादा ले लें, लेकिन अटैम्प्ट फिर दिसंबर में जाके अपनी तसल्ली से कर लें कि मैंने कितने करने हैं। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी पेस के ऊपर। आर्टिकल्स में पहले आपके पास, जैसे नौशरमान साहब ने बताया, 5 अटैम्प्ट्स होती थी, अब आपके पास 6 अटैम्प्ट्स हैं। आप कर सकते हैं ईजीली, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि जो आपकी दिसंबर अटैम्प्ट है, जो आपकी पहली अटैम्प्ट बननी है, इसमें आपके पास जुलाई टू दिसंबर पढ़ने का टाइम कम होगा, मगर जनवरी टू जून क्लासेस ज़्यादा लेने का मार्जिन अलबत्ता आपके पास होगा। इस स्टेज पे आके मेरी अंडरस्टैंडिंग में आपको क्लासेस लेना जो होता है ना, वो कैफ वाली क्लासेस नहीं होनी कि जैसे कैफ में थोड़ी सी आदत थी आपको, और थोड़ी सी हमें भी टीचर्स को भी आदत थी कि स्पून फीडिंग करा देंगे, कुछ फॉर्मेट्स बनवा देंगे, कुछ बता देंगे, ऐसे ऐसे करके बस फिगर्स पुट कर देना और इसको ऐसे रट्टा लगा लेना। यहाँ ऐसे नहीं होगा। ICAP ने सख्ती से इस चीज़ का, इस अज़म का इरादा किया है कि हम जो एक रट्टा वाली और एक सिलेक्टिव स्टडी वाली जो स्कीम है, इसको ख़त्म कर रहे हैं, और वो संजीदा हैं इस इशू के ऊपर। उन्होंने बड़े बड़े सवाल बनाने बंद कर दिए हैं। अभी रिपोर्टिंग का पेपर आया पिछले जो वीक में, स्मॉल क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चन, कम मार्क्स के, लेकिन पूरे कोर्स के अंदर से गुजर गए। आपके बताएं कौन सी चीज़ छोड़ी है, हर चीज़ में से सवाल उन्होंने पूछे हैं आपसे। तो सिलेक्टिव स्टडी अब ऑप्शन नहीं रही, इसी तरह से फॉर्मेट्स ऑप्शन नहीं रहे। तो आपको जो 4 महीने मिलने हैं स्टडीज़ के, क्लासेस लेने के, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज अगर करें आप, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आपके कोर्स आपके जहन में होगा कि टीचर ने ऐसे मुझे पढ़ाया था। पढ़ना मेजरली फिर आपने तब तैयार करना है उस वक्त है। इसमें किसी का कोई सवाल? जी सर, एक ये भी सजेशन देते हैं कि आप जो चीज़ें आपने ला दी वो तो आप फर्स्ट टाइम 6 मंथ में पढ़ लें, और साथ जो आपका भी चांस पे एक्स्ट्रा देना ही नहीं देना, वो आप थर्ड कोर्स ले लें, और उसके बाद फिर जब सेकंड 6 मंथ स्टार्ट होंगे, फर्स्ट जब अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, सेकंड 6 मंथ स्टार्ट होंगे, तो अगर आपकी कोई उनमें से एक की तैयारी रहती है वो, और एक जो आपने जैसे SPM जो देना ही देना 3, वो साथ ले लें। तो ये जो ब्रेक है, दोबारा से लेक्चर्स लेना, इसकी प्लानिंग क्या करनी है? मैं अभी थोड़ी देर पहले सर से भी डिस्कस कर रहा था, सर की इजाज़त से ही मैं इसका बताऊंगा। इस लेवल पे आके ना, टाइम इज़ योर स्कार्स रिसोर्स, ठीक है ना। आपके पास टाइम ही सबसे ज़्यादा स्कार्स कमोडिटी है। तो अगर वो अब आपके ऑप्शन है कि वो टाइम क्या आपने एक दफ़ा क्लासेस लेके और आगे अपनी तैयारी में लगाना है, या आपने बार बार क्लासेस लेनी है। बार बार क्लासेस लेना इज़ नॉट रिकमेंडेड। क्लासेस एक दफ़ा लें, जब इनरोल करवाई हैं उस वक्त उसको पूरा करें, तसल्ली से पूरा करें क्लासेस को। उसके बाद आपको दोबारा क्लासेस की फौरी तौर पर ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप उसको ख़ुद से तैयार करें।
जहाँ मसला आ गया है, जहाँ रुक गए हैं, जहाँ अटक गए हैं, जहाँ फंस गए हैं, टीचर आपके पास मौजूद हैं। आप तो टीचर व्हाट्सएप पे मौजूद हैं, आपने सवाल वॉइस नोट करके पूछने होते हैं, वॉइस नोट में आपको जवाब आ जाना है। तो इसलिए ना मैं नहीं रिकमेंड करता कि एक से ज़्यादा दफ़ा एक सब्जेक्ट की क्लासेस ली जाएँ, क्योंकि एक से ज़्यादा दफ़ा क्लासेस लेना मतलब वक्त का ज़ाया है। वक्त तो लगता है ना, ऐसे तो नहीं आप कह सकते कि वक्त लगाए बगैर आप कर लेंगे। उसी वक्त को आप अपने आराम के लिए यूटिलाइज़ कर सकते थे, अपनी जो तैयारी है उसके लिए कर सकते थे। मैं रिपोर्टिंग के जितने मर्जी स्टैंडर्ड पढ़ लूँ टीचर से, जब तक मैं हाथ से सवाल नहीं करूँगा मैं कभी नहीं क्लेम कर सकता कि मुझे वो स्टैंडर्ड आ गया। मैं वो डिस्क्लोजर नहीं बनाऊँगा जब तक मैं नहीं कह सकता कि इसके डिस्क्लोजर की मुझे एसेंस समझ आ गई है। सेम गोज़ फॉर टैक्स, सेम गोज़ फॉर BFD, सेम गोज़ फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट। जी जैसे सपोज मैंने 3 सब्जेक्ट्स देने हैं इस बार, तो मैं तीनों के फर्स्ट 6 मंथ्स में ही लेक्चर देने, 2 के भी फर्स्ट में ले लूँ और एक बाद में साथ दूसरों के टेस्ट सेशन और तैयारी कर लूँ। जैसे आपने कहा कि क्या 3 सब्जेक्ट अगर देने हैं तो तीनों की अभी क्लासेस ले लूँ या 2 की क्लासेस लेके एक की बाद में ले लूँ। चॉइसेस आर लिमिटेड नाउ। जैसे पहले आपसे मैंने कहा था ना कि आपके पास पहले कैफ लेवल पे ना एम्पल चॉइसेस ऑफ ऑप्शंस थी, चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो वैसे कर लो, चाहो तो दिन में पढ़ लो, चाहो तो रात में पढ़ लो। अभी आपकी चाहतें ख़त्म होती जा रही हैं। अब आपके पास नेसेसिटीज़ के लिए सिर्फ वक्त होगा। तो आपने ये देखना है कि क्लासेस ले लें, अभी ले लें और अगले 6 महीने में इनकी तैयारी के ऊपर फोकस करें। अगर फिर आप उसी चीज़ में उलझे हुए कि मेरे कुछ लेक्चर भी पेंडिंग हैं, तो फिर तैयारी नहीं कर सकेंगे आप। तो इसलिए क्लासेस जब आपने इनरोल करवाई हैं, कोशिश करके तभी मुकम्मल करें। और एक दफ़ा एक सब्जेक्ट की क्लासेस अगर आप फिज़िकली ले रहे हैं तो फॉर्म वाले भी अलाउ कर देते हैं। वो भी आपको जो है ना कह देते हैं कि अच्छा चलो रिपोर्टिंग क्लासेस ले रहे हो, ठीक है चले जाओ, बाकी लोग काम कर लेंगे, ये बंदा क्लासेस लेने जा रहा है इसको चले जाने दो। लेकिन अगर दूसरी दफ़ा भी आप कहोगे मैं रिपोर्टिंग की क्लासेस लेने जा रहा हूँ, बैठ जाओ, तुमने तो काम ही पकड़ लिया कि मतलब, तो जाहिर है ना फिर वक्त है। जी नेक्स्ट जून 23। जिसकी जून 24 में अटैम्प्ट है उसके लिए अगर उसका 4 सब्जेक्ट्स की कैपेसिटी है तो उसके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है, उसको कर लेने चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसमें फिर इस तरह से है कि उसको जो है ना अपनी ज़रा जो होता है ना मोमेंटम वो ख़ुद बना के रखना होगा, किया जा सकता है। मैं जनरल इसके बारे में बता सकता हूँ, मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा इसके ऊपर बताएं बाद में। जनरली मैं ये बता सकता हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट मैं इसको कैसे ट्रीट करूँगा। देखो CFF 1 बेटा AAFR है, सवाल है, मतलब सवाल होते हैं ना, क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। तो मैं पहले 6 महीने जब क्लासेस ले रहा हूँ ना तो मेरे पास यकीनन इतना वक्त नहीं होगा कि मैं हर स्टैंडर्ड को ना अच्छी तरह गोल के पी लूँ, लेकिन मेरे पास उसके बाद इतना वक्त होगा कि आज मैं अब स्टैंडर्ड पकड़ लिया इनकम टैक्सेस का, डेफर टैक्सेशन के ऊपर मैंने सवाल करने और मैंने जितनी प्रैक्टिस अवेलेबल है मुझे वो मैंने सारी करनी है। तो मैं कोई एक वीक में IAS 12 कर लिया फॉर एग्जांपल, एक मैंने कोई अपनी 23 दिन की स्लॉट रखी, इसमें मैंने बिज़नेस कॉम्बिनेशंस के जितने सवाल हैं मेरे पास अवेलेबल वो मैंने सारे खुद से करने हैं। जैसे कैफ लेवल पे करते थे, कैफ लेवल पे होता था, हमें ये बताया गया था कि आप ना फाइनल अकाउंट्स का एक सवाल रोज़ाना करना है, कुछ हो जाए आपने किए बगैर सोना नहीं है, ठीक है। तो आप एक रोज़ाना एक स्टैंडर्ड पकड़ के उसको साथ करते जाओ। सेम गोज़ फॉर IAS, जैसे ख्वाजा साहब इसके बारे में बताएंगे कि उसकी भी किसी दिन आपको ऐसा नहीं फील होगा IFRS पढ़ते हुए, ISAS पढ़ते हुए कभी आपको ये फील नहीं होगा कि मेरा पेट भर गया और अब मुझे आ गया सारा कुछ। ना पढ़ाते हुए आपको एहसास होता है कभी कि मुझे सब आ गया है, ना पढ़ते हुए एहसास होता है। तो इसलिए वो मुश्किल नहीं है साथ लेके चलना। जब आपकी अपनी ही एपेटाइट है, आपको जब सवाल आने शुरू हो जाएंगे तो आपकी एपेटाइट बढ़ेगी कि मुझे मज़ीद सवाल मिले। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, साथ साथ करते रहेंगे। अगली अटैम्प्ट में आप पेपर 2 और ले लेंगे साथ में तो आपके लिए आसानी होगी। तो इसमें और आपकी कन्फ्यूजन, आपका सवाल और जैसे हम कैश में ये चीज़ देखते थे कि हमने पेपर सेक्शन के टाइम ये देखते थे कि
सर इसके ऊपर जो अदनान साहब इसको guide कर देते। अच्छा, गैप का ना मसला, अब अक्सर बच्चे पूछते हैं छुट्टी पेपर हम कैसे प्लान करें, ये पेपर में तो छुट्टी नहीं आ रही, इसमें तो छुट्टी आ रही है। तो मैं उनको कहता हूँ यार बेटा, आप लोगों की बातें अजीब सी हमें लगती होती हैं। हम जब पेपर देते होते हैं ना, तो हमारे लिए पहली बात पेपर के नंबर्स पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी। भाई 4 पेपर का मॉड्यूल है और चारों देने हैं और 4 दिन में कंसेक्यूटिव देने हैं। हमें ये शेड्यूल दिया जाता था, हम 4 दिनों में 4 पेपर, सी ए फाइनल के भी है, सी फैप भी ऐसे दिए हुए हैं, कैफ लेवल के भी ऐसे दिए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पास भी किए हुए हैं सारे के सारे। और मतलब हमारे लिए वहाँ पे 4 पास करना मजबूरी भी होती थी कि एक भी फेल तो सारे फेल, सारे दोबारा तो जाके। तो ये सिर्फ मिथ होती है। वंस यू गेट अ कैलेंडर कि भाई ये मेरा कैलेंडर है, तो आपके 4 कंसेक्यूटिव है या 3 कंसेक्यूटिव है, तो यू जस्ट हैव टू प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली। पीछे से अच्छा यार मुझे बीच में छुट्टी नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैं सारा काम यहीं पे पूरा कर लूँ। जब छुट्टी आनी तो काम थोड़ा सा पेंडिंग कर देते हैं उस छुट्टी के लिए। ये फ़र्क होता है बस। आपको जब पहले से सरप्राइज़ नहीं है, गिवन कैलेंडर है, तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर आपको डिसीजन डिपेंड करे। यार मैं BFD फॉर एग्जांपल, जैसे आमिर साहब ने कहा कि आप जी ऑडिट और रिपोर्टिंग पढ़ें, कैफ CFAP 1 और CFAP 6 रिकमेंडेड है। मुझे नहीं पता क्या उनकी रूटीन है, लेकिन अज्यूमिंग कर नहीं भाई ये तो इकट्ठे 2 दिनों में आ रहे, तो हमने तो ये नहीं पढ़ने। दिस इज़ नो एक्सक्यूज़, ये कोई वजह नहीं है। मतलब दिस इज़ नो रीज़न जिसके ऊपर आपकी प्लानिंग असूलन डिपेंड करनी चाहिए। कैफ में भी ऐसा ही होना चाहिए, यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। आपकी प्लानिंग इस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि आपको छुट्टी आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी एक बात जो मैं स्टेज पे आप लोगों को एक एडवाइस पहले दे दूं कि अक्सर बच्चे आप फर्म में जाते हैं तो यू लुक अप टू योर सीनियर्स जो आप वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनसे एडवाइसेस लेते हैं, उनसे मशवरे लेते हैं, क्या सब्जेक्ट लें क्या ना लें, कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है, 2 पढ़ें 4 पढ़ें, क्या करें। मेरी आप लोगों से एक सबसे ये ख्वाहिश रहेगी कि इससे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस अपना यूनिक होता है। हर इंडिविजुअल की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स होती हैं। लाइक मैं और नौशर वहाँ हम अगर कंपेयर करें, मुझे नहीं पता उसके इंटरेस्ट कैसे हैं, लेकिन मेरे एक दोस्त मेरा क्लास वालों साथ होते थे, इकट्ठे पढ़ते थे। हमारे इंटरेस्ट एप्टीट्यूड बिल्कुल ऑपोजिट थे। मुझे सब्जेक्ट से मैथमेटिकल और एनालिटिकल जो सब्जेक्ट होते थे वो मेरे फेवरेट होते थे। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं BFD या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, दिस यूज्ड टू बी माय फेवरेट सब्जेक्ट एज अ स्टूडेंट, इसलिए मैंने टीचिंग में ऑप्ट किया। और मेरा दोस्त था, उसके फेवरेट सब्जेक्ट होते थे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ऑडिट एंड लॉ, इस तरह के सब्जेक्ट थे उसके लिए फेवरेट होते थे। हम एज अ टीम पढ़ते थे। मैं BFD में एक्ट पढ़ता था और सेल्फ स्टडी जो को बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, हमें उस ज़माने में इतने फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती ट्यूटर्स की, तो मैं सब्जेक्ट के एक टॉपिक पढ़ता था, उसको समझ आता था। और मैंने एक चीज़ 1 घंटे में पढ़ी, उसको 1 घंटे में समझा दी। उसने इसी तरह ऑडिट और लॉ में कॉन्सेप्ट पढ़े, उसने समरी बनाई, उसने मुझे समझा दी 1 घंटे में। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई सब्जेक्ट कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल, तो मैं कहूँगा भाई BFD मैक बड़ा आसान है, वो कहेगा ऑडिट और लॉ बड़ा आसान है। अब अगर कोई मुझसे BFD लॉ का पूछे भाई, ऑडिट लॉ का पूछे वो कैसे, मैं यार एक चैप्टर के पीछे 5 घंटे लगते भाई, बड़ा मुश्किल है वो। उससे पूछे वो कहेगा यार BFD बड़ा मुश्किल है, उसमें तो मेरे एक चैप्टर समझ ही नहीं आती, उसके तो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे समझ ही नहीं आई थी, एक रात लग गई थी मेरी। तो हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, यू शुड नॉट आस्क। और दूसरा फिर हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम एक तो मैं अभी ना इसमें कोई मेरी मैं को गलत मशवरा दे रहा हूँ ना वो गलत मशवरा दे रहा है, हम दोनों का अपना एक्सपीरियंस ही लेता है, दोनों की क्वालिटीज़ एप्टीट्यूड स्ट्रेंथ ही लेता है। हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल रहे हैं। इंडिविजुअल्स आप जब चूज़ करते हो तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस में मशवरा देते हैं, जो कि बात कहते इतना अच्छा नहीं होता। जैसे आज एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक कैफ का स्टूडेंट आया, सर मैं कैफ के साथ ना वो एसोसिएट डिग्री इन अकाउंटिंग भी कर रहा हूँ, एडमिशन ले लिया मैंने, तो मैं कैसे मैनेज करूँ स्टडी। मैंने कहा क्यों कर रहे हो, CA नहीं करना क्या? नहीं सर CA तो करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 साल डिग्री भी कैफ के साथ तो हो जाए, तो फिर 4 सेमेस्टर हो जाएंगे कैफ के साथ, बाकी मैं आर्टिकल में कर लूँगा। मैंने कहा आर्टिकल क्या था, CA फाइनल नहीं करना क्या? तुम अगले सेमेस्टर करोगे इसके? नहीं वो भी करना है, ये भी, मैं ये भी कर। मैं कहा बेटा मशवरा वैसे दिया किसने आपको ये करने को? मतलब अब तुम कह रहे हो CA करने बड़े कमिटेड हो, तो मुझे कमिटेड बच्चा ये करता नज़र नहीं आता कि जो 2 जगह टांगे क्यों फंसाए, किसने मशवरा दिया? तो एक सीनियर था, उसने मशवरा दिया। मैंने कहा सीनियर था, अच्छा तो क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीनियर? नहीं, उसके भी कैफ के 2 पेपर आते हैं अभी। मैंने कहा बेटा इसका मतलब ही इज़ अ फेलियर इन CA, कैन वी से दैट? मैंने कहा बेटा वो फेलियर है, तो उसने अपने फेलियर वाला मशवरा दिया। मैंने कहा भाई CA तो होना नहीं है, 2 साल की डिग्री कर लो। तो उसने तो बेटा आपको ये मशवरा दिया, तो आपका इरादा ऐसा ही है कि आपने CA नहीं करना, आपने 2 साल की डिग्री को फोकस करना? नहीं मेरा तो इरादा नहीं है,
मैंने फिर बेटा उससे मशवरा क्यों ले रहे हो आप? तो बाज़ आप इनअप्रोप्रिएट पर्सन को चूज़ कर लेते हो, बाज़ आपको जो बंदा मशवरा देता है अपने पर्सनल फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से और पर्सनल स्ट्रेंथ की बेस पे देता है, तो उसमें आपको मुहतात रहना है। पेपर्स की बात हो रही थी, आमिर साहब ने बिल्कुल क्लियरली आपको कह दिया जनवरी टू जून पीक टाइम है, मैक्सिमम आपको इस टाइम को यूज़ करना है। अगस्त सितंबर अक्टूबर बी प्रिपेयर्ड, बड़ा लिमिटेड टाइम होगा। आप बात करते हैं उस पीरियड में हम क्लासें ले लें, तो भाई उस पीरियड में तो सोने का टाइम बड़ा मुश्किल से मिलता है, अब क्लासें कहाँ से लोगे? आपको तो जो क्लासें लेनी है इसी पीरियड में क्लासेस प्लान करनी है, इसी पीरियड में साथ साथ आपको रिवीजन लेकर चलनी है। टारगेट आपके जहन में हो भाई आगे मेरे वो महीने शॉर्ट हो जाने हैं, मुझे उसके हिसाब से अभी उनकी कसर निकालनी है, उनमें मैं अपने सिर्फ मेंटेन ही कर पाऊँ चीज़ों को जो मैंने पहले से सीखी हुई है, तो बड़ी बात है। उन 3 महीनों में कुछ नया नहीं आप सीख सकोगे, ये जहन में रखो। नया सीखने के लिए आपको एक फ्रेश माइंड, ब्रेक, लेजर टाइम थोड़ा चाहिए होता है, फिर रिलैक्स होकर सीखें। वो 3 महीने आपको कुछ नहीं सीखने देंगे, अभी से सीख, और ये हर साल आने हैं 3 महीने आपके साथ। आपको अपनी प्लानिंग में इनको बिल्ट इन कर लेने चाहिए, पहले साल में एक्सपीरियंस कर लोगे आप, इनको बिल्ट इन कर लेने चाहिए। तो ये जो सूटेबल टाइम, बहुत सूटेबल टाइम है, जितने आपको पेपर 3 लेने हैं 4 लेने हैं, सबकी क्लासेस आपको इसी पीरियड में लेनी है आगे, ताकि उसको रिवीजन भी कोशिश करना साथ साथ करते चलें। ये भी बच्चों की साइकोलॉजी गलत होती है कि भाई हम क्लासेस खत्म होंगी फिर पढ़ेंगे, फिर का टाइम यहाँ पे नहीं होता। आपको जितना साथ साथ लेकर चलना है लेकर चलिए। फिर ब्रेक आ रही है तो ब्रेक में कैलेंडर आपको खुद बनाना है, खुद मॉनिटर करना है कि कौन कौन से चैप्टर में पढ़ चुका हूँ। हमने बार बार वर्ड यूज़ किया डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज, यही तो है डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन, कि पूरे सिलेबस पे ग्रिप है आपकी कि भाई मैंने कौन कौन से टॉपिक कब पढ़े थे। इसको यार 20 दिन हो गए पढ़े हुए, जैसे आमिर साहब ने कहा भाई उसका 1-2 सवाल निकाल के कर लो इसके, ताकि रिफ्रेश हो जाए दोबारा, अगले 20-40 दिन के लिए स्टोर हो जाए दोबारा, आपका रिफ्रेश रहे, गुम ना हो जाए। सो कैलेंडर बनाना पड़ेगा आपको, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने आप को, डिसिप्लिन करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू सक्सीड। और सीए में आप अगर डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज नहीं हो तो सक्सेस बड़ी मुश्किल है। होमवर्क सर ने इस पर तवज्जो दिला दी, मैं उसको एम्फसाइज करूंगा, पर्सनल होमवर्क के बगैर सीए फाइनल नहीं हो सकता। कैफ में मैं इसको इस तरह कहूँ कि कैफ में अगर टीचर का रोल आपको पास कराने में 60-70% था, उसकी गाइडेंस का रोल 60-70% था, तो बीइंग अ सीफैप ट्यूटर मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे सीफैप में मेरी गाइडेंस का रोल 30% रह जाना है, 70% आपकी दौड़ है। वहाँ पे लिमिटेड सिलेबस था, लिमिटेड डेप्थ थी, यहाँ पे लिमिट्स लेस हो जाती हैं चीज़ें बाद के एरिया में आके। इवन आई कैप से पूछा गया, पिछले दिनों बात हुई हमारी कि कैफ में तो आपने क्लियरली कहा है जो किताब में यही सब कुछ है, क्या सीफैप में भी ये होल्ड करता है? उनका जी नहीं, ये सीफैप में नहीं है, ये सीफैप में हमारी कोई इंश्योरेंस नहीं है कि जो किताब में वही सिलेबस है। सीफैप में किताब जस्ट गाइडलाइन है, किताब से दाएं बाएं ऊपर नीचे हम जा सकते हैं सब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए। सब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज में किताब सब्जेक्ट की बाउंड्रीज देखी जाएंगी, किताब की बाउंड्रीज नहीं देखी जाएंगी। कैफ में किताब की बाउंड्रीज देखी जाती हैं पेपर सेट करते हुए, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो जब तक आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और ये चलते फिरते हल्के फुल्के अंदाज में सीफैप नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन वे में चलना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन आप लोग करना चाहें कि सब्जेक्ट के रेफरेंस से, अपनी रूटीन के ट्रेनिंग के रेफरेंस से, अदरवाइज? जी, तो ये जी क्लोजिंग रिमार्क्स लिए मैं फिर एक दफ़ा आमिर साहब से कहूँगा, फिर वही इसको सेमिनार को इसको क्लोज करें। ख्वाजा साहब से बात करें सर, प्लीज़। तो जी आर्टिकल्स की जो अभी ऑनलाइन जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्टिकल्स के 3.5 साल जो हैं आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो ये ऐसे ही गुजरने हैं। मेहनत आपकी सारी इसमें रहनी है, फिर आपने इसी टाइम को अपनी फॉर लाइफ फैसिनेट भी करना है, इसी में पढ़ाई भी करनी है, इसी में इंशाल्लाह पास भी होना है। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। बाकी गाइडेंस के लिए, कोचिंग के लिए हम लोग मौजूद हैं। टाइम टेबल्स वो नेक्स्ट वीक में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। उसके अकॉर्डिंगली अपनी क्लासेस प्लान कीजिए। जो मीडियम ऑफ एजुकेशन आपको सूट करता है, ऑन कैंपस का या ऑनलाइन का, वो सब अवेलेबल होंगे। और आपके लिए टीचर्स भी आपकी गाइडेंस के लिए मुसलसल मौजूद होंगे और आपको एक जो है वो इंशाल्लाह पार करवाने में पूरी हेल्प जितनी हो सकेगी वो एक्सटेंड करेंगे। तो अगर आपके जहन में इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो ये वाली वीडियो राइज़ के पेज पर आपको फेसबुक पेज पर मिलेगी, उसके नीचे क्वेश्चन पुट कर दीजिएगा, वहाँ पर हम इसको रिस्पॉन्ड कर देंगे और इंशाल्लाह वहीं पर ही आपको जो है वो इसके रिस्पांस के साथ कंप्लीट गाइडेंस भी मिल जाएगी। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सर अदनान, थैंक यू सर नौशरवान, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू, खुदा हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम।